हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनॉप्सिस आईएएस। माई सेल्फ हिमानी और आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर जियोलॉजी का, दैट इज द बिहेवियर्स ऑफ मिनरल्स एंड रॉक अंडर डिफॉर्म कंडीशंस। ओके, तो बेसिकली जाने से पहले आप पोर्टल अगेन मेरा देख लो। यहाँ पर जियोलॉजी ऑप्शनल का है हमारी वेबसाइट का, तो अगर आप क्लिक कर फॉर मोर डिटेल्स करोगे इस साइट में तो आपको इस तरीके का पोर्टल मिलेगा। रजिस्ट्रेशन ओपन है हमारे लिए, अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो हमारे साथ तो आप इजिली अवेलेबल है यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी दिस थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन इन जस्ट फ्यू सेकंड्स कि बेसिक कोर्सेज और पेड कोर्सेज अवेलेबल है। बेसिक कोर्सेज जो है आपके वो आपकी यूट्यूब में इजिली जो अभी भी वीडियो में अभी कंडक्ट करने जा रही हूँ वो अंडर दिस कैटेगरी आता है। पेड कोर्सेज के लिए यू हैव टू register our website and after that you will get the advanced lectures which is the L3 and L2 lectures. Apart from that you will also get the extensive answer writing practice, how to write the answers in between that 150-200 words में। जियोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज पढ़ते तो सब है लेकिन स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, उसमें किस किस क्वेश्चंस पे स्ट्रक्चर्स की डिमांड है, वो सारी चीजें आप इधर पढ़ोगे। प्लस स्टडी मटेरियल से लेके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के। ओके, तो देखो ये हमारा टॉपिक है जो हम लोग अभी आज स्टार्ट करने वाले। डिफॉर्मेशन के बारे में आपने काफी अभी प्रीवियस जो मेरे भी जितने भी लेक्चर्स थे उसमें पढ़ा होगा कि किस तरीके से डिफॉर्मेशन होता है, किस तरीके से स्ट्रेन एंड जो आपका स्ट्रेस है वो अप्लाइड होता है। बट नाउ विद रिस्पेक्ट टू बिहेवियर्स हम लोग पढ़ेंगे कि अब मिनरल्स और रॉक्स कैसे बिहेव करते हैं डिफॉर्मेशन को। ओके, सो बिफोर गोइंग टू अगेन मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से आया है। यहाँ पर क्वेश्चंस ब्रिटल एंड डक्टाइल डिफॉर्मेशंस के बारे में भी आया है और बिहेवियर्स के बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो भी उसका टॉपिक्स हैं जियोलॉजी में। ठीक है, बट लिखने का तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से आप उसको फ्रेम करके इसमें लिखते हो इन बिटवीन जितने भी वर्ड लिमिट्स के पूछा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रॉक डिफॉर्मेशन से, क्योंकि रॉक डिफॉर्मेशन के बाद ही सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। रॉक्स में डिफॉर्मेशन होता है बिकॉज जो भी स्ट्रेस और स्ट्रेन की प्रॉपर्टीज होती है उस रॉक को डिफॉर्म कर देती है, स्पेशली जो आपके टेक्टोनिक्स टाइप के रीजन्स में, राइम्स में, जहां पर आपकी ओरिजिनी माउंटेन बिल्डिंग्स होती है या फिर कॉन्टिनेंटल कोलाइजन्स एक्टिविटी होती है जहां पर आपके डाइवर्जेंट या फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती है। उस टाइप में डिफॉर्मेशन में अक्सर आपको बिहेवियर देखने को मिलता है मिनरल्स एंड रॉक्स का। ठीक है, तो स्ट्रेस जो होता है दैट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, वो मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी, मैंने रिसेंट अपनी वीडियोस में बताया है इसके बारे में। तो वो बेसिकली जो एक पर्टिकुलर रॉक है, ठीक है, रॉक स्ट्राटा है, उसमें फोर्स लगेगा अगर तो जनरली वो डिफॉर्मेशन की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसका साइज और शेप भी चेंज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू योर फोर्स। ठीक है, और वो चेंजेस जो आते हैं दैट इज एक्चुअली द स्ट्रेन, जो उसका बिहेवियर होता है जो रॉक्स और मिनरल्स का बेसिकली टुवर्ड्स द फोर्स विच हैज बीन अप्लाइड ऑन दैट, तो उस बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, तो लार्ज स्केल जो डिफॉर्मेशंस होते हैं अर्थ क्रस्ट में दिखने को मिलते हैं तो उस लार्ज स्केल को हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, दिस इज द another and separate unit you can say under the geology। ठीक है, इसके बारे में हम लोग काफी पढ़ते हैं। अगर अगेन जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं दैट इज अ स्मॉल स्केल डिफॉर्मेशन। स्मॉल स्केल डिफॉर्मेशन में आप क्या पढ़ते हो, डिफरेंट टाइप के जियोलॉजिकल फीचर्स पढ़ते हो। जियोलॉजिकल फीचर्स जो होते हैं वो भी हालांकि बनते तो आपके डिफॉर्मेशन से ही है लेकिन वो आपके मैक्रो से माइक्रो लेवल तक रहते हैं। जैसे पर्टिकुलर एरिया के बारे में हम लोग सेक्शन ले रहे हैं, अगर वहां पर हम लोग जियोलॉजिकल मैपिंग करना चाहते हैं तो उस जियोलॉजिकल मैपिंग के लिए हम लोगों को वो पूरे एरिया को मैप करना पड़ेगा। उस एरिया में मैप करने के लिए हमें रॉक्स को ही डेफिनेटली मैप करना पड़ेगा, उसका डिप डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, उसका स्ट्राइक निकालना पड़ेगा। उसके अलावा जितने भी स्ट्रक्चर्स इन बिटवीन जो पूरा एरिया मैप कर रहे हैं उसके बीच में आता है स्ट्रक्चर, जैसे आपके फोल्ड्स हो गए, आपके फॉल्ट्स हो गए, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हो गए, उसके बिटवीन भी की मिनरल लिनिएशन हो गए, आपके फॉलिएशंस हो गए, वो भी आएंगे, वो भी ट्रेस होते जाएंगे। तो वो सारी चीजें हम लोग स्ट्रक्चर जियोलॉजी में इधर पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं मिनरल्स और रॉक्स का बिहेवियर। ठीक है, तो अब किस किस वजह से वो इस तरीके के बिहेवियर शो करते हैं, तो कंप्रेशन की वजह से भी बिहेवियर, बिकॉज कंप्रेशन जो होता है दैट इज एक्चुअली इंक्लूडेड अंडर योर स्ट्रेस कंडीशंस। ओके, सेम विद दैट ऑफ योर टेंसाइल विच इज ऑपोजिट ऑफ योर कंप्रेशन। ओके, सो कंप्रेशन जो होता है इसमें क्या होता है कि आपका बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज द रॉक एंड ऑब्जेक्ट के जो ऑपोजिट फोर्स एक दूसरे की तरफ आएंगे, एक दूसरे की तरफ से ही वो लोग लग रहे हैं पर्टिकुलर रॉक के ऊपर, तो उसको हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं। कंप्रेशन की वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली वो कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो चेंज हो जाता है, अपना साइज एंड शेप में चेंजेस हो जाते हैं। ये बेसिकली इस टाइप के जो स्ट्रेसेस होते हैं वे आपको टॉल माउंटेन रेंजेस में काफी देखने को मिलेंगे। उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज द हिमालयन रेंजेस एंड स्मोकी माउंटेन्स। ऑलराइट, तो ये इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि कंप्रेशन की एक्टिविटीज की वजह से आपके इसमें फोल्ड्स पैदा होते हैं और फोल्डिंग जो नेचर्स होगा, आप हिमालयन रीजन का ओरोजेनी पढ़ोगे तो उसमें आपको
टिपिकली देखने को मिलेगा कि ये ट्रॉ और कैस्ट टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तो वो बेसिकली फोल्ड्स होते हैं, एंड देयर आर द मल्टीपल बकलिंग अकर्स इन दिस फोल्ड्स आल्सो व्हिच इज अकर्स इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजी, एंड यू कैन से दैट कि यंग जो माउंटेन बेल्ट्स होते हैं उधर भी देखने को आपको मिलते हैं। ओके, नाउ अपोजिट टू दैट यू कैन कंसीडर हियर द टेंशन। ठीक है, रॉक्स में अगर टेंशनल एक्टिविटी रखती है तो वो स्ट्रेच्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये अपोजिट फोर्सेस है व्हिच इज मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्शन ऑफ कोइंसिडेंस ऑपोजिटली डायरेक्टेड फोर्स होता है। ठीक है, इट इज रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ वैलीज। ठीक है, अभी तो आपने देखा कि हिमालयन जो ओरोजेनी की वजह से आपका कंप्रेशन होता है, बट जब वैलीज का फॉर्मेशन होता है, आप बोल सकते हो फोरलैंड बेसिन विच इज फाउंड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस, तो दैट इज आल्सो द एविडेंस ऑफ दिस टेंशंस। ठीक है, टेंशनल एक्टिविटी वजह से दो प्लेट्स अगर चली जाएंगी अपोजिट टू ईच अदर, तो ड्यू टू दिस कंडीशंस द वैलीज आर फॉर्म्ड। नाउ जो टेंशनल स्ट्रेस होता है उसमें क्या होता है कि दो क्रस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। दे कैन बी लाइक योर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी हो सकते हैं, या फिर ओशियनिक होता है, और या फिर आपका कॉन्टिनेंट, वो दोनों भी हो सकते हैं। बट काफी टाइम ऐसा होता है कि जो आपके ओशियनिक और ओशियनिक होते हैं बिकॉज बोथ आर डेंसर, और या फिर कॉन्टिनेंटल ओशियनिक की बात करें तो ओशियन जो होता है वो स्लैप डाउन हो जाता है। ठीक है, सबडक्ट हो जाता है बिकॉज ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ दैट। ठीक है, और जो कॉन्टिनेंट वाला जो होता है वो उसके ऊपर ओवरलैप आ जाता है क्योंकि वो लाइटर क्रस्ट होता है, कॉन्टिनेंट क्रस्ट इन विद रिस्पेक्ट टू योर ओशियनिक क्रस्ट। ओके, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज द शेयरिंग स्ट्रेस, जिसकी वजह से आपका क्या होता है कि एंगल ही चेंज हो जाता है। टू टाइप की शेयरिंग स्ट्रेस, दिस इज आल्सो अकर्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू योर फॉल्ट्स आल्सो। ठीक है, रिलेटेड टू योर प्लेट टेक्टोनिक्स आल्सो इन द लार्ज स्केल इफ यू वांट टू सी। तो इसमें क्या होता है कि दो जो फोर्सेस होते हैं बेसिकली वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में पास वन इधर स्लिप ओवर करते हैं। ठीक है, जब जैसे आप कोई भी दो, अगर आपने हैंड को बेसिकली एक दूसरे से स्लिप करोगे तो एक को आप एक डायरेक्शन में करोगे, दूसरा डायरेक्शन को पीछे करोगे, तो इस तरीके से स्लिपिंग नेचर होगा जिसकी वजह से फ्रिक्शन आप बोल सकते हो प्रोड्यूस होता है, तो वो शेयरिंग स्ट्रेस होता है। बेसिकली हम यहाँ पर एंगल ही देखते हैं कि पहले जो इनिशियल स्टेज में आपका कौन सा ऑब्जेक्ट था, नाउ वो इंक्लाइंड हो गया इस तरीके से। ठीक है, उसके बीच का एंगल कितना इंक्लिनेशन हुआ वो चीज हम यहाँ पर मेजर करते हैं। ओके, तो फॉल्ट लाइन जो होती है, जो फॉल्ट्स में प्रेजेंट रहती है, तो वो इस तरीके की शेयरिंग स्ट्रेस की वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे फॉल्ट लाइंस होती है, दैट इज एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ द शेयर स्ट्रेस। जो आपके फॉल्ट्स के ऊपर जितनी भी लाइंस बनी रहती है, एक्चुअली में वो फॉल्ट लाइन एक्चुअली कंसिडर्ड एज द एक्सिस, और यू कैन से दैट कि वो हॉरिजॉन्टली आपके जितना फॉल्ट जो बना रहेगा इन बिटवीन द बेड्स जहां पर वो इंक्लाइंड होगा उसके डायरेक्शन में ये स्ट्रेस ओवर होती है। ठीक है, तो ये शेयरिंग स्ट्रेस का ही फिनोमिना है जिसकी वजह से ही होता है, एंड दिस टाइप ऑफ फिनोमिना आर एक्चुअली अकर्ड व्हेन द टू प्लेट्स आर मूविंग पास्ट ईच अदर। फॉर एग्जांपल जैसे आपका बहुत फेमस है जो सैन एंड्रियास फॉल्ट इन कैलिफोर्निया। ओके, here you can see the image of the compression and tensional stretches, how the rocks are compressing with respect to each other, and tensional force की वजह से ये extend हो रही है। ठीक है, opposite forces लग रहे हैं but in different directions लग रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि काफी टाइप की टेक्टोनिक एक्टिविटीज कैरी आउट होती है, उसकी वजह से हमारे जियोलॉजिकल फीचर्स बनते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो वन बाय वन वी विल स्टडी स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में। तो हम लोग इसी तरीके के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं ना कि बिहेवियर्स क्या है रॉक्स का विद रिस्पेक्ट टू सच डिफॉर्मेशन। नाउ अगेन विल स्टडी वन बाय वन कि क्या फॉल्ट्स होते हैं, क्या फोल्ड होता है, लीनिएशन क्या होता है, फॉलिएशन क्या होता है, उसके भी अंडर अगर स्ट्रेस अगर सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा 3 है, तो अगर उसका मूवमेंट और ओरिएंटेशन चेंज हो गया स्ट्रेस का, दीज आर द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्ट्रेस यू कैन से। सो उसकी वजह से किस टाइप के फॉर्मेशंस होते हैं वो सारी चीजें हम लोग स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में पढ़ेंगे। ओके, so here you can see the image of the shear stress which is actually resembling the two plate movements। ठीक है, जो दो प्लेट्स होती है हमारे कॉन्टिनेंट्स की, उसका मूवमेंट बता रहा है। अगर द मूवमेंट इज एक्चुअली टुवर्ड्स द राइट लेटरल मूवमेंट तो उसका डायरेक्शन इस तरीके का शेयर स्ट्रेस का होगा, लेफ्ट लेटरल मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरीके से होगा। तो बेसिकली इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इतना समझो कि ये शेयर स्ट्रेस के आपके टिपिकली मूवमेंट्स के डायरेक्शन है। ये सारे डायरेक्शंस हमारे स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में काफी हद तक काम आते हैं क्योंकि इसकी वजह से ही पता चलता है कि एक्चुअली में कि प्लेट टेक्टोनिक्स और किस तरीके का मूवमेंट अवेलेबल है विद इन द रॉक प्लेट्स। ओके, अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन के बारे में। तो बेसिकली सबसे पहले स्ट्रेन कहते हैं, तो इट इज अ बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो इट्स अ रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस। रॉक्स जो होता है उसमें स्ट्रेन्स प्रॉपर्टी आती है, तो उसकी वजह से वो अपना शेप भी चेंज कर लेते हैं, वॉल्यूम और साइज में चेंजेस आता है। ठीक है, ओरिजिनलिटी वो लूज कर लेते हैं। इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दो टाइप के डिफॉर्मेशन होते हैं।
विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर अगर हम लोग पढ़ना चाहते हैं इलास्टिसिटी में क्या होता है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में आफ्टर स्ट्रेन वापस आ जाते हैं, ठीक है। एक बार अगर वो किसी और चीज में डिफॉर्म हुए तो उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो रिवर्सिबल होते हैं, बट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आर इरिवर्सिबल, मतलब दे कैन नॉट बी कवर्ड फ्रॉम द चेंज इन द शेप इन दिस वे, ऑलराइट। और इलास्टिक अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में अगर इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, अगर वो धीरे धीरे मूव अगर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में कर रहा है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद फाइनली एक स्टेज आ जाता है जहां पर वो ऑलमोस्ट रप्चर हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो वो फाइनली कभी नहीं रिटर्न करता है अपने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ना कि आपके इलास्टिक में तो करेगा ही नहीं, बिकॉज प्लास्टिक स्टेज वहां पर आ गई है, ऑलराइट। सो डक्टाइल और ब्रिटल डिफॉर्मेशन क्या होता है? डक्टिलिटी और ब्रिटिलिटी आपने मेटल्स में पढ़ी होगी, मेटलर्जी अगर आपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा, इट्स अ बेसिक टर्म, ठीक है। डिफॉर्मेशन के हिसाब से अगर हम देखे जाए तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहती है रॉक्स के अंदर भी, बिकॉज हमारा जो रॉक है उसका इंटीरियर ऑफ द अर्थ अगर पढ़ा होगा आपने तो उसमें भी देखा होगा कि कोर, मेंटल और क्रस्ट होता है, ठीक है। उसमें भी जो रॉक्स की प्रॉपर्टीज होती है दे आर नॉट लाइक सिमिलर टू ईच अदर, दे आर टोटली डिफरेंट। कहीं आपको अगर सॉलिड कोर मिलेगा तो इनर कोर जो होता है वो दैट इज आपका सॉलिड होता है, बाहर का कोर लिक्विड होता है, तो उसके हिसाब से भी रॉक्स का कॉम्पोजिशन और रॉक्स की प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। विद रिस्पेक्ट टू दैट आपका फर्दर डिफॉर्मेशन भी चेंज होगा। और डक्टिलिटी और ब्रिटिलिटी तो हम लोग रॉक्स के बिहाफ में ही देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो डक्टाइल डिफॉर्मेशन क्या होता है? जब अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो फोल्ड होता है और बेंट हो जाता है, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, मतलब ब्रेकेज नहीं आता है। अगर हम उसको मोल्ड भी कर दे, उसको फोल्ड भी कर दे तो उसमें कुछ भी डिफॉर्मेशन तो हो ही रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपना लूज कर रहा है शेप, एंड दूसरी तरीके से फाइनल स्टेज में ये क्या कर रहा है कि अपना शेप दूसरे को ऑप्ट कर रहा है, ठीक है, बट इसमें ब्रेकेज नहीं आ रहा है। बट ब्रिटल नेचर्स क्या बोल सकते हैं हम आपको कि रॉक्स जब ब्रेक हो जाते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रेस, एक पर्टिकुलर फोर्स लगाने पे, ठीक है, तो उसको हम लोग ब्रिटल नेचर बोल सकते हैं। अब मैं एग्जांपल लेना चाहूँ इसका कि डक्टाइल और ब्रिटल नेचर का क्या है, तो आप बहुत कॉमन एग्जांपल ले सकते हो। लिथोस्फीयर तो आपको पता ही होगा, ठीक है। लिथोस्फीयर जो होता है हमारे डिफरेंट, आपने पेंजिया पढ़ा होगा स्ट्रेटिग्राफी में, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होगी स्ट्रेटिग्राफी की, विच इज ओनली वेबसाइट ओनली, अगर आपको करना है तो रजिस्ट्रेशन करके आप देख सकते हो इसमें। तो उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि जो पेंजिया होता है वो ओवरऑल जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स है एक साथ थे, अब उसकी ब्रिटिल इन नेचर होते हैं ये लिथोस्फीयर, जब एक तरीके से दूसरी तरफ मूव करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की वजह से क्या होता है कि वो काफी जगह मूव हो जाते हैं, ठीक है। जब वो मूव हो रहे हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट आप देख रहे हो कि प्रेजेंट लोकेशन उसकी कहाँ पर है, वो यूरेशियन प्लेट से टकराया तब जाके उसकी प्रेजेंट लोकेशन आपको देखने को मिल रही होगी सदर्न हेमिस्फीयर में। उसके पहले वो पेंजिया से ही अटैच था, ह्यूज लैंडमास जिसको बोल सकते हैं हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप देख सकते हो कि सारे मूवमेंट जो प्लेट्स के हैं अभी ऑलमोस्ट फ्लक्चुएट होके कहीं ना कहीं वो मूव हो चुकी है। ये मूवेबल जो मूवमेंट्स आपको देखने को बोलते हैं वो ब्रिटल इन नेचर है, मतलब वो हार्ड प्लेट्स एक्चुअली, और दैट प्लेट्स इज कहाँ किस तरीके से फ्लोट हो रहे हैं, कोई ना कोई तो नीचे मूवमेंट होना चाहिए ना जिसकी वजह से वो मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो नीचे का जो मूवमेंट होता है दैट इज कंसिडर्ड एज एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर अपर मेंटल का पार्ट होता है, दैट उसमें रिजिडिटी नहीं होती है एंड विस्कोसिटी होती है, एंड यू कैन से दैट की वीक लेयर आप बोल सकते हो अपर मेंटल की, इन विच योर लिथोस्फीयर विल बी मूव, ठीक है। तो ब्रिटल नेचर जो होता है आपका लिथोस्फीयर शो कर रहा है, और जो डक्टाइल नेचर है दैट इज शोन बाय योर एस्थेनोस्फीयर, ऑलराइट। और जो ब्रिटल बिहेवियर होता है दैट इज एक्चुअली डिफाइंड एक्यूमुलेशन ऑफ द स्ट्रेन, जितना भी स्ट्रेन का एक्यूमुलेशन होता है और फ्रैक्चर्स और फॉल्ट्स में प्रेजेंट रहता है दैट इज लेस देन 5%, ओके। अब डक्टाइल फ्लो की बात करें, डक्टाइल फ्लो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा विस्कस होता है, ब्रिटल इन नेचर नहीं होता है, सॉलिड नहीं होता है, तो विस्कोसिटी की वजह से यहाँ पर फ्लो दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एस्थेनोस्फीयर आई हैव टेकन हियर एग्जाम्पल, so that was indicated by the accumulation of strain which is actually greater than 5% without brittle failure, ठीक है। तो आप इन दोनों को with respect to the strain भी इसको क्लासिफाइड कर सकते हो कि किस तरीके से ये क्लासिफिकेशन है और एक दूसरे से डिफरेंस है, ऑलराइट। देखो जितना भी यहाँ पर आपने पढ़ा वो सारी चीजें इस इमेज में क्लियरली इस डायग्राम में आपको मिलेगी, ब्रिटल एंड डक्टाइल बिहेवियर विद इन द रॉक्स। सो आप ये समझो कि ये अर्थ का इंटीरियर है, पोर्शन बिलो, जस्ट बिलो द अर्थ क्रस्ट हमने लिया है, और जो ब्रिटल बिहेवियर से थोड़ा बहुत ही आपको 8 किलोमीटर के ऊपर तक ही आपको ब्रिटल बिहेवियर रॉक्स का दिखेगा। नाउ जैसे जैसे आपका कन्फाइनिंग प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, नाउ आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, डक्टाइल बिहेवियर दिखता जाएगा, ऑलराइट। तो अब इसका एग्जांपल डक्टाइल बिहेवियर का आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वजह से फोर्स में भी ले सकते हो, ठीक है। और जो आपका ब्रिटल बिहेवियर है आपका फॉल्ट जो होता है उसको आप इधर कंसिडर कर सकते हो। तो विद द रिस्पेक्ट टू योर स्ट्रक्चर जियोलॉजी हम लोग यहाँ पर आपको फोल्ड एंड फॉल्ट्स का भी विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ योर बिहेवियर ऑफ योर रॉक्स स्टडी कर सकते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं स्टेजेस की डिफॉर्मेशन की। तो 3 टाइप के स्टेजेस देखने को मिलते हैं। पहला तो है इलास्टिक, डक्टाइल है दूसरा, और तीसरा है फ्रैक्चर और रप्चर जोन। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम में ही आपको सारे जो ऊपर स्टेजेस आपने डिफॉर्मेशन के पढ़े वही सारी चीजें कंसिडर हो जाती है। अगर इस टाइप का आता भी है आपके एग्जाम, मतलब एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये आप इमेजिकली ग्राफ बना सकते हो। इसमें जो स्ट्रेस पोजीशन है इट हैज टेकन इन द वाई एक्सिस, स्ट्रेन जो है एक्स एक्सिस में लिया गया है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि इलास्टिसिटी डिफॉर्मेशन है दैट इज शोइंग द लीनियरिटी एंड इट इज फॉलोइंग योर यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस में आप यहाँ पर देख सकते हो कि लीनियरिटी शो कर रहा है, मतलब स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तभी तो वो लीनियरिटी शो कर रहा है। जैसे जैसे वो चेंज हुआ डक्टाइल डिफॉर्मेशन में, तो उसमें क्या हो गया कि ब्रिटिलिटी आ गई। ठीक है, ब्रिटल जो नेचर है वो आपका यहाँ तक रहेगा, और डक्टाइल डिफॉर्मेशन है वो आपका यहाँ जाएगा, मतलब वो प्लास्टिक इन नेचर शो करेगा, प्लास्टिसिटी शो करेगा। ऑलराइट, डक्टाइल डिफॉर्मेशन में। और बास्टिक लिमिट होती है, आप बोल सकते हो वॉली लिमिट, जहां पर इलास्टिक जो मटेरियल्स होते हैं वो अपनी इलास्टिसिटी मैक्सिमम एक यील्ड कर सकते हैं अमाउंट, और उसके बाद चेंज हो जाते हैं प्लास्टिक लिमिट में। ठीक है, तो वो सारी डक्टाइल डिफॉर्मेशन के साथ एक ऐसा स्टेज आएगा फाइनली जहां पर पूरा का पूरा वो ब्रेकअप हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई दैट इज कंसिडर्ड एज अ फ्रैक्चर जोन एयर। तो और ये इस जो फ्रैक्चर जोन की लिमिट है, अगर हम उसको एक्सटेंड करें नीचे तक इस ट्रेन में, और हम फाइनली वो वाली लेवल ले जहां पर इलास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, तो उस दोनों का बीच का जो गैपिंग और उस दोनों के बीच का जो लिंकेज है दैट इज एक्चुअली वी कैन कंसिडर एयर द परमानेंट स्ट्रेन। ठीक है, इलास्टिक से स्टार्ट हुआ, फ्रैक्चर और रप्चरिंग तक गया, दैट इज कंसिडर योर परमानेंट स्ट्रेन। ऑलराइट, अब नोट्स एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्लियरली कि ब्रिटल मटेरियल्स जो होता है उसका जो बिहेवियर था दैट इज कंसिडरिंग योर स्मॉल और लार्ज रीजन्स ऑफ इलास्टिक बिहेवियर्स। ठीक है, बट स्मॉल रीजन जो डक्टाइल बिहेवियर का था दैट विल, उसका जो बिहेवियर था वो पहले फ्रैक्चर के पहले तक आपने देखने को मिला। डक्टाइल मटेरियल्स का जो हैव अ स्मॉल रीजन, जिसका स्मॉल रीजन जो था वो इलास्टिक बिहेवियर में था, और जो लार्ज रीजन था डक्टाइल का बिहेवियर का दैट इज बिफोर द फ्रैक्चर। ठीक है, दैट इज इन योर प्लास्टिक लिमिट्स। ओके, इलास्टिक लिमिट्स भी आपने देखी अभी, और परमानेंट स्ट्रेन भी आपने अभी देखा। तो ये सारी चीजें नोट्स में इसलिए लिखी गई है कि ताकि आप ये ग्राफ अगर बनाओगे तो इस टाइप के पॉइंट्स आप ले सकते हो, और इस टाइप के पॉइंट्स को इजिली एक्सप्लेन कर सकते हो इन द बिहेवियर ऑफ द मिनरल्स एंड रॉक्स एंड द डिफॉर्म कंडीशन इफ इट इज रिस्पेक्ट टू योर अर्थ इंटीरियर। ऑलराइट, देखो अगर ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल फर्दर हम लोग क्लासिफाई और कोरिलेट करना चाहे तो हम लोग टेम्परेचर, प्रेशर और स्ट्रेन रेट के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो अगर हमने कोई पर्टिकुलर मटेरियल लिया जो ब्रिटिलिटी शो कर रहा है और डक्टिलिटी शो कर रहा है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का अगेन ग्राफ लेंगे तो लीनियरिटी दोनों ही शो करेंगे। पहले तो इलास्टिसिटी होंगी, बट जो ब्रिटल मटेरियल होगा उसमें पहले सबसे पहले लो टेम्परेचर ये शो करता है पूरा, एंड लो कन्फाइनिंग प्रेशर शो कर रहा है, दैट इज इट इज गिविंग यू द हाई स्ट्रेन रेट। बट जो डक्टाइल नेचर होगा दैट इज एक्चुअली गिविंग द हाई टेम्परेचर, हाई कन्फाइनिंग प्रेशर में ये अकर होता है, एंड इट इज गिविंग यू द लो स्ट्रेन रेट। ठीक है, बट दोनों में लीनियरिटी कुछ पोर्शन तक अगर हम कट करके देखें, खाली नॉर्मल से जो इनफाइनाइट ग्राफ होता है वो देखने की कोशिश कर रहे तो लीनियरिटी आपको दोनों में देखने को मिलेगी। ऑलराइट, अब ब्रिटल और डक्टाइल जो प्रॉपर्टीज होती है लिथोस्फीयर की हम देखेंगे। लिथोस्फीयर में जितना भी क्रस्ट रीजन है उसको देखेंगे हम लोग। तो रॉक की जो स्ट्रेंथ है बेसिकली इधर ली गई है, डेप्थ जो है दैट इज इन द वाई एक्सिस लिया गया है। नाउ यू कैन सी हियर कि एस्थेनोस्फीयर यहाँ पर है, मतलब इट इज द अपर मेंटल। तो बेसिकली हम लोग कहाँ फोकस करेंगे, क्रस्ट में ही फोकस कर रहे हैं लिथोस्फीयर में। मेंटल इज इंक्रीजिंग इन दिस वे बिकॉज डेप्थ इज इंक्रीजिंग बिलो द क्रस्ट, देयर इज अ मेंटल। तो जो ब्रिटल डक्टाइल ट्रांजिशन जोन है इन क्रस्ट में अगर हम कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू ब्रिटल डक्टाइल ट्रांजिशन एंड मेंटल जोन, तो आपको इजीली यहाँ पर डिमार्केशंस नजर आ जाएंगे कि वो बहुत कम है, मतलब कि सडन चेंज आ जा रहा है ब्रिटल टू डक्टाइल नेचर्स में इन क्रस्ट। बट जो ब्रिटल टू डक्टाइल ट्रांजिशन आपका मेंटल में है उसमें कर्व में काफी टाइम बाद चेंज आ रहा है, मतलब ब्रिटिलिटी जो है वो लूज हो जा रही है आपकी मेंटल में, but ductility always be maintained in your mantle in this way. Now with respect to your crust you can see that कि brittle और ductile almost similar with each other यहाँ पर move हो रहे हैं। ठीक है, Now coming to the points, let us see here कि what actually this graph mean. तो rocks जो near to the surface होते हैं earth के that is behave in your brittle manner. Obviously we know that crustal rocks होते हैं वो, और that composed of your quartz and feldspar which is very hard in nature. उसकी आपकी जो भी strength property होती है उसकी specific gravity that is generally near about your greater with respect to the other minerals, weaker जो minerals होते हैं उससे. Now it has a high strength also. Okay, particularly जो low temperature pressure ऊपर crust में present रहता
रहता है विद रिस्पेक्ट टू, जैसे डेप्थ में जाते जाएंगे तो इंक्रीज प्रेशर एंड टेम्परेचर होगा, उसके हिसाब से उधर की जो स्ट्रेंथ है काफी हाई है क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार की, विच इज एक्यूमुलेटिंग एंड डोमिनेटिंग द क्रस्टल रॉक्स, ठीक है। तो जो डीपर इन द अर्थ जैसे जाएंगे तो स्ट्रेंथ जो इस रॉक्स की होगी इनिशियली इंक्रीज होती जाएगी, फिर जनरली इनिशियली इंक्रीज होने के बाद थोड़ा सा डिमार्केशन आएगा एंड दैट विल इट विल बी डिक्रीज, ठीक है। तो तभी तो हम लोग को ऊपर की साइड क्वार्ट्स आपको फेल्डस्पार ज्यादा अमाउंट में मिलेंगे, जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे टुवर्ड्स द कोर, द क्वार्ट्स और फेल्डस्पार मैक्सिमम अमाउंट में ये वैनिश हो जाते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी हियर कि ब्रिटल डक्टाइल ट्रांजिशन जोन क्या होता है। इट इज एक्चुअली कंसिडर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर अर्थ क्रस्ट। नाउ अप्रोक्सीमेटली इट इज अकर नियर टू योर 13 से 18 किलोमीटर ऊपर से अगर मेजर किया जाए क्रस्ट का तो उधर ये अकर होता है। सो देयर इज वन क्वेश्चन एक्चुअली कि जो ब्रिटल स्ट्रेंथ होती है मटेरियल की ये इंक्रीज हो जाती है कन्फाइनिंग प्रेशर से, जो बट डक्टाइल जो स्ट्रेंथ होती है मटेरियल दैट विल डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू योर टेम्परेचर। हैव यू एवर मतलब कि नोटिस दिस थिंग कि व्हाई इट हैपेंड, मतलब जितना भी अभी आपने नोट्स पढ़ा है। सो तो बेसिकली जो ये पॉइंट होता है आपका ब्रिटल डक्टाइल जो ट्रांजिशन का, सो उसमें क्या होता है कि जो रॉक की स्ट्रेंथ होती है दैट इज डिक्रीज बिकॉज जो फ्रैक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं दैट बिकम क्लोज्ड और टेम्परेचर हाई हो जाता है उसकी वजह से, दैट मेक्स द रॉक्स बिहेव इन अ डक्टिलिटी मैनर, मतलब डक्टाइल मैनर्स में उस तरीके से बिहेव करता है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्रस्टल बेस क्या होता है, जो रॉक टाइप होती है कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन की, जैसे क्रस्ट की हो गई, दैट विल चेंज टू पेरिडोटाइट विच इज रिच इन ओलोविन एंड दैट ओलोविन एंड पेरिडोटाइट इज फाउंड एज द मेजर रॉक यू कैन से इन द मेंटल, ऑलराइट। अपर मेंटल जो अगर हम बात करें तो ओलोविन वहां पर काफी अमाउंट तक मिलेगा, मतलब पेरिडोटाइट आपको मिलेगा उधर ही, तो अदर मिनरल्स के हिसाब से ओलोविन वहां पर मिलेगा। नाउ क्रस्टल रॉक्स में ओलोविन जो होता है दैट इज टोटली डिवॉइडेड। सो अपर मेंटल जो है अगेन वी कैन से दैट इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर, ओके। नाउ इन केस विद रिस्पेक्ट टू योर मेंटल के रिस्पेक्ट में देखें तो ब्रिटल डक्टाइल ट्रांजिशन इधर अबाउट नियर टू योर 40 किलोमीटर्स में पाया जाता है। बिलो दिस पॉइंट अगर हम रॉक्स का बिहेवियर दैट इंक्रीजिवली बिहेव इन द डक्टाइल मैनर एज शोन इन द ग्राफ ऑल्सो। जो जितने भी आपके अर्थक्वेक्स की एक्टिविटीज होती है वो सारी ब्रिटल डक्टाइल जोन में ही होती है। कैटाक्लासाइट्स और जो स्यूडोटेक्लाइट, ब्रेशिया विद मायोलाइट क्लास, ये सारी जो चीजें हैं आप अभी मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंडर में पढ़ोगे मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में, all right। So now you can here see the formation of cataclysite की how मतलब कि कितने broken clast यहाँ पर आपको easily identified हो रहे हैं। अगर सेम केस अगर हम लोग इसका स्लाइड प्रिपेयर करके अंडर माइक्रोसॉफ्ट पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोपी अंडर देखें तो सेम थिंग वी विल स्टडी हियर कि कैटाक्लासाइट्स जो है दैट इज एक्चुअली ब्रिटल इन नेचर एंड हाउ इट्स अकर हियर, ठीक है। इसकी ब्रिटिलिटी दिखाई दे रही है कि छोटे छोटे अनब्रोकेबल जो पार्ट्स है आपके क्लास्ट में दे हैड बीन क्लासिफाइड इन दैट, ओके। माइलनाइट रॉक है वो इस तरीके से आपको दिखेंगे बिल्कुल, जिसमें जो कोर्स ग्रेन रॉक है वो आपको दिखेंगे ही नहीं, तो इट मींस दैट कि दे आर कंसीडरिंग द फाइन ग्रेन रॉक्स बिकॉज आप इस तरह फाइनली नेकेड आई से देख सकते हो कोई भी कोर्सनेस इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट you can see this image and you can surely understand कि brittle और ductile nature with respect to your zones किस तरीके से होते हैं। तो आप डेप्थ देख रहे होगे यहाँ पर कि how it's increasing। तो डेप्थ अगर हम लोग इस तरीके से लेते हैं, स्ट्रेंथ आपकी इस तरीके से लेते हैं तो brittle ductile transitions और आपको इधर सपोज करो मिल रहा है 13 to 14 या फिर 15 किलोमीटर तक भी, तो brittle एंड इलास्टिक एंड फ्रिक्शनल प्रोसेस इज डोमिनेटिंग अबव दैट, ठीक है। क्रस्ट के अगर विथ रिस्पेक्ट टू बात करो तो वहां पर इलास्टिसिटी भी होगी, लिनियरिटी आपको शो करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, ठीक है। एंड दैट थिंग इज टोटली डोमिनेटिंग विद रिस्पेक्ट टू योर ब्रिटल नेचर ऑफ योर रॉक्स। फिर आता है आपका ब्रिटल डक्टाइल ट्रांजिशन, इस नीचे जो आता है क्रिस्टल प्लास्टिक नेचर आता है विच इज डोमिनेटिंग इन बिटवीन दैट, ठीक है, ब्रिटल ट्रांजिशन जोन के नीचे। नाउ अब यहाँ पर देख सकते हो कि ऊपर से अगर हम देखे जाए तो ग्राफ स्लोप जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब कि स्ट्रेंथ जो है आपकी दैट इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद कन्फाइनिंग प्रेशर, ठीक है। ये वाली जो आपकी स्ट्रेंथ है दैट इज एक्चुअली आपकी स्ट्रेंथ वो प्रेशर के साथ इंक्रीज हो रही है, ऑलराइट। अगर आप डेप्थ में जाते जाओगे विद रिस्पेक्ट टू दैट। अगर आप इस इमेज की बात करो तो ये तो आपका ब्रिटल और डक्टाइल शेयर जोन के हिसाब से डिवीजन हुआ है रॉक्स का। तो इन कोहेसिव जो गॉर्ज और ब्रेशियास है वो आपको ऊपर की साइड मिलेंगे। नाउ इन बिटवीन दैट आपको कैटाक्लासाइट एंड स्यूडोटेक्लाइट मिलेगा। माइलोनाइट्स उसके नीचे मिलेंगे। डक्टिलिटी में आपको ब्लास्टोमाइलोनाइट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ योर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस जैसे ब्रिटल बिहेवियर और आपका डक्टाइल बिहेवियर, रॉक्स का भी क्लासिफिकेशन, रॉक्स का भी बिहेवियर चेंज होता हुआ आपको दिख रहा है, ओके।
नाउ किस टाइप की फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिफॉर्मेशन को, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले तो टेम्परेचर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ हाइयर टेम्परेचर में हम ये देखते हैं कि रॉक जो होता है वो रॉक मोर स्टेबल होता है स्ट्रेसिंग के लिए, ठीक है, जब उसपे कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रेस अप्लाइड होता है, ठीक है। और रॉक जो होता है जैसे जैसे उसकी मेलिबिलिटी इंक्रीज होती जाती है हाई टेम्परेचर में, तो वो मोर डक्टाइल बन जाता है, ठीक है। लोअर टेम्परेचर की बात करें तो वो क्या होता है, क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है। लोअर टेम्परेचर आपको क्रस्ट में मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू अगर इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करें तो रॉक्स में ज्यादा फ्रैक्चर्स आपको मिलेंगे, ज्यादा ब्रेकेज मिलेंगे, ज्यादा वेन्स मिलेंगे, ठीक है, और वो काफी स्ट्रेच्ड मिलेंगे, ठीक है। उसका जो रॉक्स की प्रॉपर्टी है दैट इज ब्रिटल इन नेचर, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब अर्थ क्रस्ट की बात करी जाए तो बेसिकली अर्थ का क्रस्ट है दैट इज मोर डक्टाइल टुवर्ड्स द कोर। नीचे जाते जाएंगे, अभी तक जितने भी ग्राफ्स पढ़े आपने यही पढ़ा है अभी, वो डक्टिलिटी आपकी हीट की वजह से इंक्रीज होती जाएगी, और जो मोर ब्रिटिलिटी होगी आपकी वो टुवर्ड्स द सरफेस आएगी, बिकॉज वो अवे फ्रॉम द हीट है और उसका टेम्परेचर भी कम है और कूलिंग की वजह से, ठीक है, हीटिंग और कूलिंग भी हम इधर कंसिडर करते हैं। नाउ टेम्परेचर जो होता है दे कैन बी चेंज एंड दे कैन कॉज द रॉक टू एक्सपेंड, और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और उसके बाद एक्सपेंशन भी होता है ड्यू टू द हीटिंग एंड कूलिंग बिहेवियर की वजह से, जिसकी वजह से आपके जो डिफरेंट टाइप के जियोलॉजिकल फीचर्स बन जाते हैं फ्रैक्चरिंग और ब्रिटल डिफॉर्मेशंस की वजह से ऑन द रॉक्स। ओके, टेम्परेचर के बाद कन्फाइनिंग प्रेशर की बात करते हैं विच इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एज अ फैक्टर। हाई टेम्परेचर में हम देखें तो रॉक्स का जो मोर लाइकली डक्टाइल नेचर शो करते हैं देन योर ब्रिटल बिहेवियर्स, ठीक है। एट लो कन्फाइनिंग स्ट्रेस देखें तो मटेरियल्स वाइसे वर्सा हो जाता है, मतलब ब्रिटल बिहेवियर ज्यादा शो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द योर डक्टाइल बिहेवियर्स, और ब्रिटल बिहेवियर की वजह से वो टेंडेंसी क्या होती है कि उनमें ज्यादा जल्दी रैप्चरिंग आ जाती है, फ्रैक्चर जल्दी प्रोड्यूस हो जाते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रेन रेट के बारे में। देखो स्ट्रेन रेट जो होता है वो अमाउंट ऑफ स्ट्रेन होता है ओवर अ पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, कितना स्ट्रेन लगा, ठीक है, उसका रेट होता है। हाई स्ट्रेन रेट जो होता है वो मटेरियल्स को फ्रैक्चर जल्दी करवाता है और ब्रिटल इन नेचर होता है। लो स्ट्रेन रेट में आप देखते हो कि उसके पास काफी टाइम होता है कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एटम्स या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर वो स्ट्रेन लग रहा है, एंड दे कैन इजिली मूव टुवर्ड्स द डक्टिलिटी बिहेवियर, ठीक है, और काफी डक्टाइल इन नेचर में प्रेफरेंस इसका होता है विद रिस्पेक्ट टू योर बिहेवियर, मतलब जो आपका ब्रिटल इन नेचर होता है, ठीक है। अब कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। कॉम्पोजिशन में आप देख सकते हो कि कुछ मिनरल्स जैसे क्वार्ट्ज, ओलोविन, फेल्डस्पार होते हैं वो काफी ब्रिटल इन नेचर होते हैं, बट जो आपके माइका मिनरल्स होते हैं, क्ले मिनरल्स होते हैं, कैल्साइट होते हैं, वो मोस्टली डक्टाइल्स होते हैं। क्ले मिनरल्स तो हम लोग इसलिए डक्टाइलिटी इन नेचर कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफी अमाउंट तक अगर इसका फॉर्मूला देखो तो .H2O लगा रहता है। .H2O मतलब इसमें वाटर क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू योर क्वार्ट्ज, ओलोविन एंड फेल्डस्पार में, ठीक है। सो अनदर एस्पेक्ट जो होता है मैंने आपको बताया अभी वाटर का भी हो सकता है उसमें। नाउ जो वाटर होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, डक्टिलिटी और ब्रिटिलिटी को कैसे मेंटेन करते हैं, वो क्या करते हैं कि केमिकल बॉन्ड्स जो इन बिटवीन द एटम्स होते हैं वो ब्रेक करते हैं, वो उसको वीक कर देते हैं। उस केमिकल बॉन्ड्स की वजह से जो आपके प्लेट्स बन जाते हैं डिफरेंट माइकास के, आपने देखा होगा कितना वो प्लेट्स टाइप का होता है। अगर बायोटाइट का आप देखो, हॉर्नब्लेंड का देखो तो प्लेटी इन नेचर्स होते हैं, ठीक है, फ्लेकी इन नेचर्स भी आप उसको कंसिडर कर सकते हो। तो ये इस तरीके के अपीयरेंस हो जाते हैं और वो इजिली क्या करते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर फिल्म बना लेता है एक पर्टिकुलर मिनरल गेन्स के आसपास, ठीक है, जिसकी वजह से स्लिपरी नेचर प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए जो वेट रॉक्स होते हैं वो डक्टिलिटी बिहेवियर ज्यादा डक्टाइल मैनर में होते हैं, ठीक है। ड्राई रॉक्स जो होते हैं वो ब्रिटल मैनर शो करते हैं। ऑलराइट, सो ये तो था हमारा बिहेवियर्स ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में जो आपने पढ़ा अभी, डिफॉर्मेशंस किस तरीके से होते हैं और उसका बिहेवियर क्या होता है। आप इतना सारे नोट्स जो है अभी टिपिकली पहले तो ये समझो कि ये सारी चीजें होती क्या है, ठीक है, इसका बिहेवियर कैसा है, इसकी हिंट समझो कि क्या ये शो कर रहा है हमारे विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, ठीक है। अर्थ के अंदर जो इंटीरियर अर्थ है उसके हिसाब से हम वो जो उसके अंदर रॉक्स प्रेजेंट है, मेंटल में प्रेजेंट है, कोर में प्रेजेंट है और क्रस्ट में प्रेजेंट है, पहले उसको कोरिलेट करो कि उसमें किस टाइप के चेंजेस आते हैं, देन यू विल सी कि डिफॉर्मेशंस जो हो रहा है हमारे ऑल ओवर द क्रस्ट में, उसमें किस तरीके का बिहेवियर मिनरल्स एंड रॉक्स शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा बेसिक कोर्सेज। एडवांस लेक्चर में हम लोग काफी अदर चीजें पढ़ने वाले हैं, ब्रिटिलिटी और डक्टिलिटी के बारे में और बिहेवियर्स ऑफ मिनरल्स के बारे में। सो प्लीज रजिस्टर टू आवर वेबसाइट फॉर जियोलॉजी ऑप्शनल इफ यू वांट दिस इन योर एग्जाम्स यूपीएससी के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।